ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और सबसे इजी है ये, ठीक है। 3 एक्टिविटीज हमने पढ़ी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग मैं करा चुका हूँ, फाइनेंसिंग कर रहे हैं। सबसे इजी है ये तीनों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं भाई। फाइनेंसिंग का मीनिंग होता है कि पैसा आप रेज कहाँ से कर रहे हो। ये जो हम पैसे उठाना बोलते हैं, पैसा रेज करना। जैसे शार्क टैंक अगर देखा होगा, तो शार्क टैंक में क्या कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर आते हैं वो उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो पैसा रेज करना, ठीक है। तो पैसा रेज करना जो होता है ये होता है फाइनेंसिंग। तो अब कोई कंपनी है, तो कंपनी को अगर कल को पैसों की रिक्वायरमेंट हो गई, तो कंपनी पैसे कहाँ से मांग सकती है। तो कंपनी के पास 2-3 ऑप्शंस रहती हैं। तो या तो कंपनी बैंक के पास जाएगी और बैंक से लोन ले लेगी, ठीक है। तो चाहे लोन ले लिया, चाहे लाइबिलिटी आ गई, लेकिन आपको ये नहीं समझना कि लाइबिलिटी है या नहीं है। आपको ये समझना है कि कंपनी बैंक से लोन लेगी तो बदले में पैसे तो मिल जाएंगे ना, कैश तो आ गया ना। कल को मान लो कंपनी को कोई एक्सपेंशन करना है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई मशीनरी खरीदनी है, तो पैसा तो अरेंज हो गया ना। तो फाइनेंसिंग मतलब पैसों का अरेंजमेंट, मनी अरेंज करना। और कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, किन किन सोर्सेज से हम अरेंज कर सकते हैं। तो बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कंपनी शेयर्स इशू करना चाहे, कंपनी के पास शेयर्स की ऑप्शन है, तो कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज कर सकती है, ठीक है। एक और ऑप्शन है भाई, कंपनी ना बैंक के पास जाए ना शेयर्स इशू करे, कंपनी डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है, ठीक है। तो डिबेंचर्स इशू करेगी तो भी इन तीनों चीज़ों में, जो भी मैंने लिखी है, तीनों की तीनों चीज़ों में कंपनी के पास कैश आ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का पैसा अरेंज हो गया, कंपनी ने पैसा रेज कर लिया। तो ये मीनिंग होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो अब आपको ये समझना है कि ये तो मेन एक्टिविटी है, शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, बैंक लोन के थ्रू पैसा लेना। तो इनकी जो सब एक्टिविटी होती है ना, सब एक्टिविटी का मतलब होता है इनसे रिलेटेड जो छोटी मोटी एक्टिविटी होती है। जैसे अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं, अगर शेयर्स इशू कर रहे हैं तो डिविडेंड हमारे को पे करना पड़ सकता है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अब वो कोई भी हो, इंटरिम डिविडेंड लिखा हो, चाहे नॉर्मल सिंपल डिविडेंड लिखा हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हो, चाहे इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड, कुछ भी हो। अगर डिविडेंड पेड है तो वो क्यों है, कंपनी क्यों डिविडेंड पे करेगी, अगर उसने शेयर इशू करें तभी उसको डिविडेंड पे करना होगा। तो ये जो मेन एक्टिविटी, ये आपकी है मेन एक्टिविटी। इनसे रिलेटेड सब एक्टिविटी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएंगी, ठीक है। तो डिविडेंड पे करना ये आउटफ्लो माना जाएगा, क्योंकि कंपनी का पैसे का आउटफ्लो है। और शेयर्स इशू करना, ये तीनों चीजें थी, ये कंपनी के लिए इनफ्लो मानी जाएंगी, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर आपने डिवेंचर्स इशू करें तो ये इसके ऊपर कंपनी को कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए खर्चा है, तो ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट माना जाएगा, लेकिन आउटफ्लो माना जाएगा। डिवेंचर्स इशू करना इनफ्लो, और डिवेंचर्स इशू करने की वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, तो वो लेकिन आउटफ्लो, लेकिन आएगा कहाँ, फाइनेंसिंग में ही आएगा। सिमिलरली बैंक लोन, बैंक से लोन लेंगे, वो भी फ्री में तो देने नहीं वाला, बैंक भी अपना कुछ इंटरेस्ट रखते हैं भाई, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। तो ये अगर आउटफ्लो है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन रीजन था वो ये था, ठीक है। सिमिलरली और भी चीजें हो सकती है, प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं हम शेयर्स को। तो जो भी इनसे रिलेटेड इनकी सब एक्टिविटीज हैं वो सारी फाइनेंसिंग में जाएंगी, ठीक है। अब ये तो हमने मीनिंग समझ लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो एजम्पशंस होती हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं, एजम्पशन कह सकते हैं, जो हमें याद होनी चाहिए, वो क्या होती है, वो जरा मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो यार ये 1 मार्कर भी आ जाता है कि डिविडेंड पेड बताओ किस टाइप की एक्टिविटी, ये 1 मार्कर कभी कभी आ जाता है। तो डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो चाहे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑलवेज, ये चीज याद रखना, ये हमेशा ट्रू रहने वाला है। सेकेंड, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना। मैं आपके सामने 2 तरह के डिवेंचर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और 2 सालों का यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ, 2023 और 2022 का, ठीक है। ये और ये हो गया 1 लाख, ये हाइफन मतलब जीरो, हाइफन मतलब जीरो, ये 2 लाख और ये हाइफन, ठीक है। अब अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो और हमारे को आ जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन, सिर्फ ये डेटा है, ठीक है, ये मान लो आपका क्वेश्चन है, ये डेटा है, तो आपको एक तो अगर मैं 10% डिवेंचर्स की बात करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई साल की शुरुआत में मेरे पास कर्जा था, डिवेंचर क्या होता है, कर्जा 1 लाख का था, और साल खत्म होते होते मेरा कर्जा कितना हो गया, जीरो, हाइफन मतलब जीरो हो गया, नील हो गया। तो इसका मतलब है ये जो 10% डिवेंचर्स है, इसका अगर मेरे को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इफेक्ट दिखाना हो तो मैंने ये क्या करा, रिडम्पशन कर दिया, डिवेंचर्स रीपे कर दिया, तो मैंने रिडेम्पशन कर दिया।
रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और कितना मैंने रीपे करा, 1 लाख रुपए मैंने रीपे करा। तो ये पे करा तो नेगेटिव नेगेटिव ब्रैकेट्स में। लेकिन अब पॉइंट ये नहीं था, ये नहीं मैं समझाना चाह रहा था, मेरे को ये जानना है, या मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आए कि मेरे को इंटरेस्ट किस पे निकालना है। क्या मेरे को इंटरेस्ट पे करना है जीरो, क्योंकि ये तो जीरो है तो मेरे को इंटरेस्ट पे नहीं करना, या मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, ये चीज़ मुझे आपको बतानी है। तो कोई भी हो, जैसे ये रिडेम्पशन है, 10% वाला रिडेम्पशन है, और जो आपका 8% वाला है ये आपका इशू है। 8% जो है वो आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स है, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्म के ऊपर 0 रुपीज़ का कर्जा था, फिर 2 लाख का कर्जा हो गया, तो इशू है, तो ये पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देना। तो यहाँ पे जो 1 लाख रुपए है ना, इस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अब क्यों करेंगे इस पे मैं वो भी समझा देता हूँ, या क्यों ओपनिंग बैलेंस यूज कर रहे हैं। तो ये जो है 10% डिबेंचर्स, इसमें 1 लाख का 10% आएगा। तो 1 लाख का 10% कितना होता है भैया, ये होता है 10,000। तो 10,000 का इंटरेस्ट हमारे को पे करना है, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 0 है, तो 0 पे क्या ही कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो आपकी जो एजम्पशन रहती है वो ये रहती है भाई, एजम्पशन ये होती है कि हम ये मान के चलते हैं कि इशू, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो चाहे इशू की बात हो चाहे रिडेम्पशन की बात हो, हम ये मान के चलते हैं कि वो ईयर के एंड में हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर ये काम हुआ है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ फर्म के ऊपर पूरा साल कर्जा था, जस्ट आखिरी दिन हमने ये डिबेंचर्स का रिडम्पशन करा है। तो आखिरी दिन रीपे करे, तो पूरा साल तो हम कर्जे में ही थे, तो पूरा साल अगर हम कर्जे में थे तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। फिर इशू भी हम मान के चलते हैं कि हमने ईयर एंड में करे, एजम्पशन यही होती है। तो पूरा साल तो हमारे पास कर्जा था ही नहीं ना, आखिरी दिन इशू करे, तो आखिरी दिन कर्जा था तो एक दिन का इंटरेस्ट थोड़ी पे करेंगे, तो अगले साल से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इसलिए ये जो 8% वाला है इस पे आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगा देना। क्यों लगा देना ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि इशू हो या रिडेम्पशन हो वो ईयर एंड में माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, एक उसको भी नजर में ले आते हैं। ऑलराइट, तो एक ही एक्टिविटी मेरी मतलब एक ये पॉइंट ऐसा था जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं भाई। बच्चे मैं देखता हूँ ये चीज भूल जाते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है जब क्वेश्चन आता है। तो अंडर राइटिंग कमीशन या अंडर राइटर्स कमीशन जब भी आ जाए वो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो के तौर पर दिखाना है। आउटफ्लो मतलब नेगेटिव, ठीक है, आउटफ्लो मतलब नेगेटिव के तौर पे दिखाना है। तो 3 मेन पॉइंट्स हैं, एक तो डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग में दिखाना है, पेड मतलब नेगेटिव आउटफ्लो। अंडर राइटिंग कमीशन भी आपको फाइनेंसिंग में दिखाना है, और ये जो एजम्पशन था इंटरेस्ट रेट वाला वो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, उसमें आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ उस क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन आपके सामने दो चीजें बोल रहे हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो अपना मेन फोकस तो फाइनेंसिंग पे समझने में रहेगा, फाइनेंसिंग को समझने में, लेकिन इन्वेस्टिंग का बड़ा अच्छा रिवीजन हो जाएगा हमारे इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देखो डेटा देखो भाई, ये आपका इनिशियल ईयर है या प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं इसको, प्रीवियस ईयर, और ये जो बाद वाला साल होता है उसको बोलते हैं करंट ईयर। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो एक तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लांट एंड मशीनरी का आपका जो डेटा है उससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट 1 और एडजस्टमेंट 2। तो जब भी आपको एक एसेट से रिलेटेड उसकी एडजस्टमेंट्स गिवन हो तो आपको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, डायरेक्टली नहीं सॉल्व होगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका क्या मीनिंग है जरा हम यही देखते हैं। हमारे पास 40,000 की इन्वेस्टमेंट पहले थी, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़कर होगी 1 लाख की, तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स अपनी बढ़ा दी ना, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली। तो अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो मतलब मैंने पैसे खर्चे, तो ये 60,000 नेगेटिव आउटफ्लो आउटफ्लो के तौर पर शो होगा, मतलब शो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये समझेंगे। फिर हमारे पास लैंड है, तो लैंड अगर मेरी 2 लाख से 1 लाख हो गई, सिर्फ इतना देखो तो ऐसे लग रहा है मैंने जमीन बेच दी, मेरी जमीन कम हो गई, लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट गिवन है। तो अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो मुझे लैंड का जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि मैं एकदम करेक्टली आंसर करूं। ठीक है, याद रखना कभी भी एसेट से रिलेटेड उसकी कोई एडजस्टमेंट हो तो एसेट का अकाउंट बनाना वर्किंग नोट में। ठीक है, अच्छा अब आपके पास आ गया शेयर्स का डेटा। ये जो शेयर्स का डिबेंचर्स का डेटा होता है ना, ये आपका डेटा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का डेटा होता है। ठीक है, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे इफेक्ट डालता है, और जो हमारा ये एसेट्स का डेटा होता है ये हमारा
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे इफेक्ट डालते हैं। तो आपको एक तो डेटा पहचानना आना चाहिए कि किस टाइप का डेटा कहाँ पे आंसर पे इफेक्ट लगाएगा। तो शेयर्स देखो भाई, तो शेयर्स का तो यहाँ पे लिख रहा है पहले 20 लाख के शेयर्स से फिर 30 लाख के हो गए। तो ऐसा लग रहा है शेयर्स जो है हमारे बढ़ गए। तो शेयर्स हमारे कितने से बढ़ गए, 10 लाख रुपीज से बढ़ गए। लेकिन शेयर्स से रिलेटेड आपको नीचे एक एडजस्टमेंट गिवन है यहाँ पे, कह रहा है फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज ऑन 1 अप्रैल 2022। तो देखो साल की बिगिनिंग में ही शेयर्स हमारे इशू हैं, 1 अप्रैल 2022 मतलब साल की बिगिनिंग में ही शेयर्स इशू हैं। तो ये चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं, कभी कभी ना डिविडेंड का कैलकुलेशन हमें करना होता है, तो हमें ये जानना होता है अगर साल की बिगिनिंग में ही शेयर्स इशू करें तो डिविडेंड का कैलकुलेशन होगा 30 लाख पे, ठीक है। और अगर साल के एंड में नए शेयर्स इशू हुए हैं तो डिविडेंड का कैलकुलेशन होता है 20 लाख के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनना जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर उसने बोले कि फ्रेश इशू जो था साल की बिगिनिंग में था, तो बिगिनिंग में था तो 30 लाख पे डिविडेंड का कैलकुलेशन करना चाहिए अगर करना पड़ा तो, ठीक है, करना चाहिए अगर करना पड़ा तो, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो भाई, आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, ये 109 लिखा है, ये 10 कर दो, ये प्रिंटिंग एरर होगा पक्का। 10% ये होता है भाई रेट ऑफ डिविडेंड, याद रखना ये होता है रेट ऑफ डिविडेंड। और यही परसेंटेज जो 10 डिवेंचर के साथ लिखा है ये होता है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो पहले भाई हमारी 2 लाख की थी, फिर 1 लाख की हो गई, यानी कि ये रीपे करा, रिडेम्पशन हुआ, ठीक है, रीपे करा, कैपिटल हमारी गिर गई। तो यहाँ पर 4th पॉइंट देखो कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम है, तो हमने देखो 2 लाख से गिरकर 1 लाख हो गया, तो 1 लाख से हमने रिडम्पशन किया है और 5% का प्रीमियम है, तो ये इसी 1 लाख पे ही निकलेगा। इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस पे तब इफेक्ट पड़ता है अगर डिविडेंड वगैरह की हम बात करें तो। प्रीमियम में आपको बस यही समझना होता है कि कितना आपने रिडीम करा, तो रिडीम तो इनका डिफरेंस करा ना, तो 1 लाख का 5% यानी कि 5,000 रुपए आपका प्रीमियम आएगा 4th पॉइंट का, ठीक है। 5th पॉइंट देखते हैं भाई, ये डिविडेंड रिलेटेड पॉइंट आ गया। कह रहा है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज निल। तो पिछले साल तो डिविडेंड वगैरह हुआ नहीं, एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। तो आगे बढ़ते एक बार कंप्लीट पढ़ते, कह रहा है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज 10%, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड कितना है, 10% है। ऑलराइट, तो 5th पॉइंट बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। एक तो यहाँ पर आपको मैं दोबारा से एक बार रीड कर देता हूँ। कह रहा है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर फॉर द ईयर एंडेड, ये पिछले साल है, वाज निल। तो याद रखो अगर पिछले साल डिविडेंड हमने नहीं दिया, ठीक है, तो उसका इफेक्ट अगर पिछले साल नहीं पे करा तो उसका इफेक्ट इस साल की कैश फ्लो पे तो वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो इस लाइन का तो कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट है नहीं, ठीक है। फिर कह रहे हैं एंड फॉर द ईयर एंडेड, ये इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक एक आपकी अलग स्टेटमेंट है। कह रहे हैं एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज 10%, ये सिंगल स्टेटमेंट है। कह रहे हैं इस साल जो हमारा अब करंट ईयर चल रहा है जिसके हमें कैश फ्लो बनानी है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज 10%। ध्यान से देखो, कह रहे हैं डिविडेंड प्रपोज करा जा रहा है। जो प्रपोज डिविडेंड होता है ना वो पे वैसे भी अगले साल होता है, इसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर होती है। तो अभी तो सिर्फ हम बातचीत कर रहे हैं ना कि भाई 10% दे दो, चाहे वो किसी भी अमाउंट का 10% देना हो, वो इस साल पे ही नहीं करना, वो तो पे ही नेक्स्ट ईयर करना है। तो आपको कैलकुलेशन के चक्करों में पड़ना ही नहीं है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिर्फ ये समझना जो प्रपोज डिविडेंड है वो तो अगले साल पे होगा ना, तो अगले साल पे होगा तो इस ईयर की कैश फ्लो पे उसका इफेक्ट वैसे भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये चीज बस हमें समझनी थी, तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है भाई। तो सारी चीजें डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिंग का हिसाब किताब करते हैं, अकाउंट वगैरह बनाते हैं, और फिर हम फाइनेंसिंग का इफेक्ट देखेंगे। एक चीज और, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका पहले कुछ नहीं था, मतलब पहले 0 था, फिर 1 लाख हो गया, तो प्रीमियम बढ़ गया। तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो और शेयर्स भी इशू हैं, तो जो हमने शेयर्स इशू करे हैं वो प्रीमियम पर इशू करे, जैसे इशू ऑफ शेयर चैप्टर में नहीं प्रीमियम पर इशू करते थे शेयर्स, तो ये वही मीनिंग है कि भाई ये जो 10 लाख के शेयर्स इशू करे हैं इस पे हमें 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिला है। तो ये और ये इंटरकनेक्टेड है। ऑलराइट, तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी बनाएंगे। एसेट अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा इसका डेबिट साइड, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आ जाएगा 8,50,000। और फिर आपने जैसे मैं लिख रहा हूँ ना उसी स्टाइल से ही करना है। फिर आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है क्वेश्चन से देकर 10 लाख रुपीज, ठीक है, तो इतना कर देना। और इसके बाद देखो भाई ये टोटल वगैरह के सिंबल बना लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करनी होगी तो इधर चार्ज करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन वाला तो हिसाब किताब है नहीं ना, नॉर्मल वाला है, ठीक है। और अगर हमारे को कुछ बेचेंगे, हम कुछ भी बेचेंगे तो बाय बैंक में जाएगा, ठीक है। और अगर लॉस होगा तो बाय लॉस, गेन होगा तो टू गेन, ठीक है। तो ये तो हमें याद है। तो अब देखते हैं ज़रा, तो अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। तो अगर मैं आपको ये एडजस्टमेंट दिखाऊं, ज़रा ध्यान से देखो, कह रहे डेप्रीसिएशन चार्ज कितने 50,000, तो ये डेप्रीसिएशन कितने 50,000, तो ये डेप्रीसिएशन तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। फिर आप देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। कह रहे 60,000 की एक चीज थी। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि उसमें डेप्रीसिएशन ऑलरेडी कट चुका है, इसमें अब और मत लगाना, ऑलरेडी कट चुका है। बुक वैल्यू का मतलब यही होता है। तो 60,000 की चीज 40 में बेची, तो महंगी चीज सस्ती बेची, तो नुकसान हो गया। तो नुकसान को कहाँ लिखेंगे, बाय लॉस लिखेंगे, बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है। बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो 60,000 की चीज 40 में बेच डाली तो 20,000 का नुकसान हो गया, वो यहाँ आएगा। बेची कितने में है, 40,000 में, तो यहाँ 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट और सेकंड। अब आपको जस्ट बेसिक अकाउंट्स के रूल्स याद रखने कि दोनों साइड्स का टोटल मैच करना चाहिए। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है ज्यादा, तो 11,10,000 हो गया, तो बड़ी साइड का टोटल इधर कॉपी पेस्ट, और यहाँ आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी टू बैंक, ठीक है। ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, और ये हो जाती है परचेजेस, इसको बोलते हैं परचेजेस। तो इसमें से इसको माइनस करना, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 2,60,000 रुपीज। अब ध्यान रखना, बाय बैंक टू बैंक जाएंगे इन्वेस्टिंग में, डेप्रीसिएशन लॉस ऑन सेल जाएंगे ऑपरेटिंग में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग हमें नहीं बनानी, तो जिन पे मैंने टिक मारे इनको हमारे को फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से इग्नोर करना है। तो आपको बाय बैंक टू बैंक कंसीडर करने हैं इन्वेस्टिंग के हिसाब से। तो अब हम बनाएंगे लैंड अकाउंट। देखो भाई, तो हमारे को ये जमीन का बनाना है, तो जमीन भी अपनी एसेट ही होती है। तो टू बैलेंस BD ओपनिंग लिखेंगे डेबिट में, क्लोजिंग लिखेंगे इधर बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो अब आपको सिंपली ये समझना है कि ओपनिंग बैलेंस होता है जो प्रीवियस ईयर का होता है, तो ये 2 लाख है, और करंट ईयर का अपना 1 लाख है। और इससे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट गिवन, एडजस्टमेंट नंबर 3 गेन की, कह रहे जो बेची है अपनी जमीन, उस पर हमें फायदा हुआ, तो टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लिख देते हैं यहाँ पे। और कितना फायदा हुआ, 60 के, तो वो यहाँ लिख दो बस। और लैंड पे आपको मैं बता दूं डेप्रीसिएशन वैसे भी नहीं लगता, तो गलती से भी मत लगाना, लैंड पर डेप्रीसिएशन लगाना अकाउंटिंग रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। तो इधर एक ही बैलेंसिंग फिगर निकलेगी और वो होगी बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट, और ये हो जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, ये 2,60,000 और ये 2,60,000 इधर, इसमें से ये 1 लाख माइनस कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा 1,60,000 रुपए। अब मैं अगेन बता देता हूं, ये गेन जो है ये आपका जाएगा ऑपरेटिंग में, ये बाय बैंक वाली फिगर आपकी जाएगी इन्वेस्टिंग में। ये बैलेंस BD बैलेंस CD कहीं नहीं जाने वाले, और ऊपर जो हमारा अकाउंट बना हुआ है इसके भी बैलेंस BD बैलेंस CD कहीं नहीं जाएंगे, हमारी कोई भी एक्टिविटी में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया प्लांट एंड मशीनरी और लैंड अकाउंट। अब हम बनाते हैं अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग का लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो लिख दो प्रोसीड्स, ठीक है। प्रोसीड्स मतलब जो पैसा आया, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी बेचकर हमें कितना पैसा आया वो लिख दो भाई, 40,000 की बेची है ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और सेम लॉजिक सेम लैंग्वेज लिख दो, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो ये 1 लाख की जमीन थी, 60,000 का प्रॉफिट हुई, अभी अभी हमने बाय बैंक टू बैंक वाली फिगर थी ना, तो ये वो यहाँ पर लिख दी। अब जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब जो हमने पेमेंट्स करी हैं, तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये आपको जो आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया ना, वहां से मैं वर्किंग नोट में जो अभी अभी अकाउंट है ना, जस्ट अभी अभी वहां से मैं फिगर्स उठा रहा हूँ। तो ये जो टू बैंक वाली फिगर है ना, ये मैं वहां से उठा रहा हूँ, तो ये आएगा 2,60,000, और ये नेगेटिव है तो अकाउंट्स में नेगेटिव को शो करते हैं ब्रैकेट से, ठीक है। तो इतना आपको करना है, और इसके बाद जमीन को तो हमने खरीदा नहीं है, सिर्फ बेचा है। अब आप क्वेश्चन पे आओगे, और क्वेश्चन में देखो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको दिख रही है, ये 40,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई, तो ये ऑब्वियसली बात है हमने खरीदी है। तो अगर कुछ खरीदेंगे तो पैसे का तो आउटफ्लो होगा ना, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर लिखोगे भाई दोबारा से, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये भी हमने खरीदी है 60,000 से, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इन चारों को आपने टोटल करना है, तो ये तो 2 लाख है, ये 60 एक 20 आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
ठीक है, 1,20,000 है, ठीक है, 1,20,000 है। तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कैश फ्लो मत लिखना, कैश यूज्ड लिख देना, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव आंसर आएगा तो फ्लो वर्ड, नेगेटिव आंसर आएगा तो यूज्ड वर्ड लिखना है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। एक ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले देखो फाइनेंसिंग में आपको दिख रहा है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से 30 लाख हुई है, तो आप यहां पर लिखो प्रोसीड्स, ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। आप इसको ज्वाइन करके भी लिख सकते हो और आप इसको चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मेरे को पता है भाई 20 लाख से 30 लाख हुए ना, तो 10 लाख के तो शेयर्स हो गए, प्लस 1 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो राइज आया ना, वो भी आप यहां पर एक साथ ज्वाइन करके लिख सकते हो। तो ये 11 लाख रुपए हो जाएगा, 10 लाख शेयर्स का, 1 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम का, ठीक है। तो ये लिख देना। फिर हमें पता है जो दिख रहा है कि प्रेफरेंस शेयर हमारे कम हो रहे हैं, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो कितने से कम हो रहे हैं भाई, क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख रहा है 2 लाख से 1 लाख हो रहे हैं, तो 1 लाख के वो, और प्रीमियम मैंने आपको निकाल के दिखाया था क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 5%, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रीमियम सॉल्व करा था, तो 1,05,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,05,000 ये हो जाएगा। तो ये रिडम्पशन है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे को ध्यान रखना है जो हमने डिबेंचर्स हैं, ठीक है। मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये क्वेश्चन देखो आप, और आपके डिबेंचर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहले भी 10 लाख थे, बाद में भी 10 लाख है। तो डिबेंचर्स ना तो इशू करें ना रिडीम करें, रिडेम्पशन इशू कुछ नहीं करा, लेकिन ये जो 10% है ना, ये लगाना कंपलसरी है। डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है, चाहे प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं देना होता, वो क्वेश्चन बताएगा, लेकिन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट हम अपने आप निकालते हैं। तो अब आपके दोनों ही सेम है, तो वैसे अगर अलग अलग भी होते ना, तो आपको ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेशन करनी होती है, जो ओपनिंग बैलेंस है इस पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो इस वाले 10 लाख का 10% में निकाल के इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है। तो ये भी माइनस ही होगा, तो यहां लिख दो पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो ये 10 लाख पे 10% का इंटरेस्ट लगा देंगे, तो ये अपना हो जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये अपना बढ़िया हो गया, ठीक है, नेगेटिव, और क्योंकि पेमेंट है ना नेगेटिव, तो ये 1, 2, 3, ये तीनों आइटम्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 8,95,000 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यहां लिख दो कैश फ्लो लगा देना, यहां पे फ्लो वर्ड आ जाएगा, यूज मत लिखना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो मैं एक बार ही आपको इसका आंसर जूम आउट करके दिखा देता हूं, ठीक है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, और फाइनेंसिंग में यही सभी आता है, इससे मुश्किल कुछ नहीं आता। तो ये आपको कंप्लीट दिख रहा है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस वीडियो में इतने हैं, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से ज़रूर पूछो।